जिस तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात होती है, उसी तरह से हम लोग सेम मेथड से पैरेललोग्राम लॉ भी करते हैं। थोड़ा सा चेंजेस होता है, ज़्यादा कोई चेंजेस में नहीं होता है। जैसे एक वेक्टर आप लेते हो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये एक वेक्टर आपने मान लो वेक्टर ए ले लिया, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा वेक्टर मैं ले रहा हूँ दूसरे कलर का, कलर मैं चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर पता लगे। दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया, ये हो गया वेक्टर बी। ये वेक्टर मैंने बी दे दिया। मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे जो वेक्टर है वो ए और बी है, तो वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये वेक्टर हमारा ए है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वेक्टर ए इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हो, और वेक्टर बी ये रहा, इसका एक रिजल्टेंट होगा, है ना, एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर को मैं तीसरे कलर से यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे दिखे आपको। तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इसी तरह से हम लोग लिखते भी थे। तो यहाँ पे सेम मेथड से हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को फिर से दिखाने जा रहे हैं। तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और रिजल्टेंट वेक्टर को किससे लिखना है? तो रिजल्टेंट वेक्टर को आप लिख दो आर से, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपने आर, और आर इक्वल टू क्या होगा? तो वही बात, आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप लिख दो आर, दिस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेक्टर ए। हमेशा ध्यान देना है जितनी बार आप वेक्टर लिखोगे तो उसमें एरो मार्क आपको देना है, वो ज़रूरी है, तभी नहीं तो वो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करेगा। आर इक्वल टू ए प्लस बी। अब नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, एक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ये है कि इसको वेक्टर ए को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया हमने आगे की तरफ, इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है कि इससे जो इस पे परपेंडिकुलर डाला जा सके। कहाँ से? तो यहाँ से, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सके, ठीक है। तो इतना सा एक्सटेंड करो, ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करना है, इतना सा ही एक्सटेंड किया जाए कि इसमें परपेंडिकुलर डाला जा सके। तो जैसे ही आपने इसमें परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे आप दिखा दो कि भाई ये 90 डिग्री बन रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह के एंगल को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा। रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा है, और वेक्टर ए का जो हेड है और बी का जो टेल है, ये एक दूसरे के साथ जो एंगल यहाँ पे बना रहा है ए को प्रोड्यूस करने पे, ये बन रहा है एंगल आपका थीटा। चाहो तो आप इसको एम एन ओ पी इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बड़ा ही आसान है। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं। ये एक ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल में मुझे जो पाइथागोरस लॉ है वो आपको अप्लाई करना है। जैसे आप पाइथागोरस लॉ देखोगे, ओ से एम, ओ एम, तो आप यहाँ पे लिखोगे ओ एम का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओ एम का स्क्वायर जो होगा ये किसके इक्वल होगा? तो बड़े वाले ट्रायंगल को देखा जाएगा। यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा जो है वो ओ एम और पी है। तो ओ एम का स्क्वायर पाइथागोरस लॉ से, ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो ओ पी का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। अभी मुझे किसी की कोई वैल्यू का पता नहीं है कि ओ पी क्या है, और ओ से पी तक ओ एम, ये सारी चीज़ों को मुझे अभी फाइंड आउट करना है। तो मैं अभी ओ पी लिख देता हूँ, ओ पी स्क्वायर और प्लस एम पी की जगह पे
देखो आप एम एन प्लस एन पी, इसको मैं लिख रहा हूँ एम एन प्लस एन पी, इसके स्क्वायर को। तो नेचुरल सी बात है, अब मुझे इसमें सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि एन पी क्या है। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एन पी क्या है, ये देखना पड़ेगा, और पी ओ क्या है, या ओ पी, जो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ओ पी, तो ओ पी क्या है। सबसे पहले ये दो चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा। इसको जानने के लिए आप इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ एन पी, इस ट्रायंगल में सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते हैं। तो ट्रायंगल वही है, देखो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, और इस जगह पे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। देखो किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ एन पी, साइन थीटा जो होगा आपका, दिस वन इज इक्वल टू, आप देख लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब ओ पी बाय ओ एन, ओ पी अपॉन में ओ एन। और ओ पी जो है, इसको तो अभी आप रहने दो, ओ पी, और ओ एन क्या है, तो ओ एन अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ओ एन वैक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। ठीक है, बी, तो ये हो जाएगा, दैट मीन्स ओ पी इक्वल टू हो जाएगा, इधर से अगर आप देखोगे तो ओ पी इक्वल टू बी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं ओ पी की जगह पे लिख देता हूँ बी साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से दूसरी तरफ आप देखो, अगर इसी में आप कॉस थीटा, सर बी वेक्टर साइन थीटा होगा ना? हाँ वेक्टर लगा सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन अभी इसका जब स्क्वायरिंग होगा तो वहाँ से हम लोग वेक्टर को रिप्लेस कर लेंगे। अभी मैंने लगा दिया, आपने बोला मैंने लगा दिया, लेकिन बाद में क्योंकि स्क्वायरिंग जैसे 2 का स्क्वायर है, तो आप बात समझना, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ। 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वेक्टर बोलोगे 2 मीटर का कोई लेंथ का कोई वेक्टर है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर होगा, डायरेक्शन का स्क्वायर तो होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे मैं बता दूं पहले कि अगर आगे के स्टेप में मैं करूँगा तो वहाँ पे जो वेक्टर का डायरेक्शन है उसमें जो मैं बी वेक्टर लिख रहा हूँ उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा बेस एन पी अपॉन हाइपोटेनियस ओ एन, तो एन पी बाय वेक्टर पी, और इस बार फिर से एन पी इक्वल टू क्या हो गया, बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में जो ट्रायंगल मैंने लिया है इसमें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई ये देखो आपका ये आ रहा है आपका बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई एन पी की बी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे बी साइन थीटा की। ये दोनों वैल्यू आ गई। तो अब जैसे इसको कंटिन्यू करना है हमें, तो ओ एम क्या है, ओ एम मतलब रिजल्टेंट है, इसको आप ऐसा लिखोगे आर, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड के टर्म में इसका स्क्वायर करके लिख दो, रिजल्टेंट का स्क्वायर। ओ एम जो हमारा है वो रिजल्टेंट है, आर है, इसका स्क्वायर। ओ पी जो आपके पास आ गया है वो बी साइन थीटा, तो बी वेक्टर में लगा देता हूँ यहाँ पे, बी साइन थीटा, इसकी स्क्वायरिंग प्लस इसमें देखोगे एम एन, तो एम एन क्या है हमारा, तो एम एन वैक्टर ए है, तो वैक्टर ए प्लस ये एन पी जो है बी कॉस थीटा,
इसकी स्क्वायरिंग करनी होगी आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जैसा पहले भी मैंने बताया कि डायरेक्शन को अब हटा देंगे। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 2ab, है ना। तो इसी को थोड़ा सा स्क्रॉल करके इधर कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन का पार्ट पूरा यहाँ पे दिखता रहे सामने में। प्लस 2ab cos थीटा, ये आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख लो कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर को लिखो यहाँ पे, ये लिख लिया आपने ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बी स्क्वायर दिखा दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया आपने, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये एज इट इज रह जाएगा 2ab कॉस थीटा, इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको अच्छे से पता है 1 होता है, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और ये रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे स्क्वायर को अगर आप हटाओगे, जैसे रिजल्टेंट का स्क्वायर है यहाँ पे, ये वेक्टर, तो ये स्क्वायर रूट, बिल्कुल सही, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पे हमने दे दिया। यही फॉर्मूला हो जाता है हमारे रिजल्टेंट के लिए। अब देखो यहाँ पे ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको क्या बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दो वेक्टर, इसलिए टू वेक्टर्स लिख रहा हूँ क्योंकि दो वेक्टर ए और बी के लिए है सिर्फ। टू वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ केसेस हैं, केसेस के साथ साथ हमें डायरेक्शन को भी देखना है। पहले मैं केस दिखा देता हूँ, तो वन बाय वन मैं एक एक केस को यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो पहला केस है, देखो फॉर्मूला यही है और इसी फॉर्मूले पे केस डिस्कस किया जाएगा। केस फर्स्ट, when theta equal to 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसमें आपको इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, 2ab, क्योंकि cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 की, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। तो ये ऑब्वियसली ये क्या बच गया, ये आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया रिजल्टेंट के लिए। अभी ये इसका रूट भी डालोगे इस पे तो स्क्वायर रूट हटेगा और स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा, तो सिर्फ रिजल्टेंट के लिए क्या आ गया, a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। इसको समझने के लिए यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में ऐसा ही है, तो डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में जैसे आपने देखा यहाँ पे वेक्टर a है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b, दूसरा वेक्टर b। अब b वेक्टर अभी क्या कर रहा था, ये एंगल थीटा बना रहा था, लेकिन अब ये क्या हो गया, थीटा यहाँ पे बना रहा था, समझना आप। अब ये सीधा ऐसा होके इसी लाइन में आ गया, मतलब थीटा 0 डिग्री हो गया, क्योंकि सेम लाइन में आ गया। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो गया। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो रिजल्टेंट आप देखना चाहोगे, तो रिजल्टेंट कैसे देखोगे, तो रिजल्टेंट आप ऐसे देखोगे, यहाँ से लिया और यहाँ से यहाँ तक का। तो देखो दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये a था, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वेक्टर a था और ये b था, ठीक है, a और b था। तो टोटल क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का रिजल्टेंट a प्लस बी के इक्वल हो गया, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो दूसरा केस है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, तब के लिए क्या करोगे आप, तो देखो केस 2, यहाँ पे मैं केस 2 आपको दिखा देता हूँ। देखो केस 2 में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और थीटा 90 डिग्री है तो 2ab cos थीटा होगा, और cos 90 डिग्री होता है 0 डिग्री। cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आपके पास सिर्फ यही रहेगा, ठीक है, इसमें इसके अलावा कुछ रिजल्टेंट नहीं है, रिजल्टेंट आपका यही रह जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, ये देखो, तो ये आपका सेकंड केस हो गया। और इसके डायग्राम को देखो कैसे करोगे आप, तो डायग्राम समझो कि ये वेक्टर a एक तरफ ले लो आप, ठीक है, देखो यहाँ पे ये वेक्टर a हो गया और इससे 90 डिग्री बनता हुआ वेक्टर b, ये 90 डिग्री बनता हुआ वेक्टर b। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये बनेगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट बनेगा। तो इस केस में आपके पास इस तरह का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे ये थीटा जो है इस तरफ अगर आप इसको प्रोड्यूस कर देते तो यहाँ पे 90 डिग्री थीटा की जो वैल्यू है ये 90 डिग्री होगी, ठीक है। इसी तरह से केस थर्ड को भी मैं दिखा देता हूँ, आपको डिस्कस कर देता हूँ केस थर्ड को। चलिए केस थर्ड में भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले सकते हो। तो केस 3, इसमें आप थीटा इक्वल टू क्या लोगे, 180 डिग्री, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस 180 डिग्री, दिस वन इज इक्वल टू क्या होगा, -1।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2ab। मतलब ये देख के ही लग रहा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो यहाँ पे a माइनस बी इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया और ये अंडर रूट में स्क्वायर रूट हटा दो और स्क्वायर हटा दो तो बच जाएगा आपके पास सिर्फ a माइनस बी। ठीक है, कैसा ये डायग्राम कैसा बनेगा वो देख लो आप। तो जैसे ये वेक्टर आपका एक वेक्टर a है इस डायरेक्शन में, दूसरी वेक्टर जो बनेगी वो इसके अपोजिट जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैं दिखाता हूँ। अब इसके बीच की एंगल कितनी बनेगी, तो ये एंगल आपस में बनाएगा ये वेक्टर 180 डिग्री का। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल आता है यहाँ पे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी वेक्टर की, तो डायरेक्शन जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने दिखा है, ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है आपको, यहीं से आप निकाल सकते हो डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो क्वेश्चन में आएगा वो ये रहेगा कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन आप देख लोगे, ये जो थीटा आपने यहाँ पे देख रहे हो ये थीटा है, ये इसके लिए है, लेकिन अल्फ़ा आपको देखना पड़ेगा। बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है और आप सोचते हो कि थीटा ही निकाला जाएगा, नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा निकालोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो इसके डायरेक्शन को, तो यहाँ से आपको टेन अल्फ़ा कितना के इक्वल होगा, देखो आप परपेंडिकुलर मतलब b साइन थीटा बाय बेस a प्लस बी कॉस थीटा। तो मैं इसको पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो b साइन थीटा और अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो सबसे पहले मैं इसको दिखाता हूँ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेन अल्फा। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ बेटा, अभी इसको कंप्लीट कर लूँ पहले। टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे भी वेक्टर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड ही रखा जाएगा। और इसमें भी कंडीशंस हैं। कंडीशंस मतलब इसमें भी अगर आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस फर्स्ट। थीटा अगर 0 डिग्री है तो देखो साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, तो 0 बाय समथिंग 0 हो जाएगा, मतलब टेन अल्फा क्या हो गया, इसकी वैल्यू ही 0 हो गई। दूसरा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लोगे, ये केस सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है अपॉन ए प्लस बी कॉस 90 का तो आपको पता होगा, कॉस 90 होता है आपका 0। ये टेन अल्फा यहाँ से निकाल लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास आ जाएगा b बाय ए। हालांकि दूसरे फॉर्म में इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फ़ा इक्वल टू अगर आपको लिखना हो तो अल्फ़ा इक्वल टू आप लिख सकते हो टेन इनवर्स b बाय ए, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन निकाला जा सकता है।